This call is now being recorded. So, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको ये बेसिक आइडिया जीन के बारे में दिया था। आफ्टर दैट आपने ये डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। डीएनए की लेंथ को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर है वो नंबर ऑफ बेसिस, और अगर डबल स्टैंडर्ड है तो नंबर ऑफ बेस पेयर भी हो सकता है। फिर आपने ये डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बॉन्डिंग्स थी उनको देखा था। इसके बाद आपको मैंने ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स का नॉमेनक्लेचर बताया था, और एक न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ेंगे और एक पॉली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी तो वो कैसे बनेगी इसको समझाया। अब हमें पढ़ना है डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल कहलाता है। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे ही अप्लाई होगा। अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वर्ड नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है उनमें वाटसन, क्रिक, रोजलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, अरविंद चारगाफ, बेसिकली 5 पर्सन्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे वाटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल में। स्टार्टिंग विद आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा और ये डबल हेलिकल या हेलिक्स मॉडल है, जिसको आप वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। ये डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और वी कैन से डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये सारे टर्म्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं। अब बात आती है कि इनमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे और किस तरीके से की स्टडी किया गया। तो वाटसन एंड क्रिक से पहले भी जो साइंटिस्ट थे उनमें मॉरिस विल्किंस का नाम है और एक लेडी है रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन दोनों का नाम है। क्लियर? फ्रैंकलिन और विल्किंस ने क्या किया, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी वो टेक्निक है जिससे आप किसी भी केमिकल कंपाउंड में 2 एटम के बीच में बॉन्ड की लेंथ कितनी है, एंगल कितना है, बॉन्ड का नेचर क्या है ना, ये सारी चीजें पता करते हैं। जैसे कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड लेंथ होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी छोटी होती है, छोटा बॉन्ड होता है। तो और एंगल भी आपको पता हो। वीडियो ब्लर है। आप रिज्वाइन करो। नो सर। क्या ब्लर है? नहीं है सर हो रही है, और बच्चों की भी। नो सर, मेरी ठीक है। सर मेरी भी ठीक है। सर मेरी आ रहा है, सर क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही होगी, क्योंकि आपके बैच के लिए स्पेशली मैं 2 बार चेक कर लेता हूँ कि ब्रॉडबैंड इज वर्किंग और नॉट, और प्रॉपर स्पीड आ रही है जो आनी चाहिए। तो आप एक बार रिज्वाइन कर लो, और कुछ नहीं होता है तो फिर शायद मैं दोबारा रिज्वाइन करके देख लूंगा। सो फर्स्ट जो आपको याद रखना है, दैट इज मॉरिस, MAURICE, मॉरिस विल्किंस। सर जो आप बता रहे थे एक टाइप का माइक्रोस्कोप है। नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं होता ये। माइक्रोस्कोप से तो आप किसी भी चीज को बड़ा करके देखते हैं, बट माइक्रोस्कोप में अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी ले लेंगे, जो सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप है, उससे भी क्या होगा, उससे भी लाइक आप पॉलन ग्रेन की सरफेस देख पाओगे। और मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलन ग्रेन, अगर आपने पढ़ा है पॉलन ग्रेन, मान लीजिए सेल्यूलोज की सेल वॉल उसमें अंदर वाली होती है,
है ना। ये सेल्यूलोज की सेल वॉल तो आपने कहीं भी पढ़ी है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सेल्यूलोज नहीं, सेल्यूलोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बायो तो बहुत दूर तक खत्म हो जाएगी, है ना। ये बिल्कुल लास्ट टेक्निक है। जैसे आप मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, आप केमिस्ट्री में मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, टेट्राहेड्रल बनाते हैं ना। यस सर। यस सर। और उसमें कार्बन से कार्बन का स्ट्रक्चर या CCl4 का आपने बनाया होगा। तो ऐसा नहीं होता कि ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, वो तो हमें बना के दिखाने नहीं होते, इसलिए आप कुछ भी बना ले। आपके लेवल पे ये चीजें सिलेबस में तो है नहीं, है ना। आप उसमें कुछ भी बना लीजिए। लाइक अगर हम ये बनाते हैं कि ये CCl4 है तो ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ऐसे भी बना लीजिए। हालांकि मीथेन जब बनाते हैं तो आपको पता है कि ये टेट्राहेड्रल है, ये इसके पीछे से आ रहा होगा। और इन सबके बीच में जो एंगल है वो भी आपको पता है कि मीथेन में टेट्राहेड्रल क्या होगा, है ना? लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है और कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग होता है। ये कितनी लंबाई होगी ये भी फिक्स होता है। ये आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस आएगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, अगर मुझे ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, क्योंकि सब जगह तो नहीं बनती, तो बॉन्ड की लेंथ, टाइप ऑफ बॉन्ड की डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सारी चीजें। ऐसे लोन पेयर अगर होता है तो वो भी, हालांकि डीएनए के स्ट्रक्चर में कहीं लोन पेयर वाली बात तो आएगी नहीं। तो यहाँ तो बॉन्ड की लेंथ आएगी, बॉन्ड का एंगल आएगा। मतलब अगर हम जोड़ेंगे तो जैसे आपने मान लीजिए राइबोज शुगर बनाया था, तो ये राइबोज शुगर है, यहाँ पे लिखा है CH2OH, मतलब इस कार्बन से HHO, तो C हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, O। क्या O और H की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी? नहीं होती, अलग अलग होती है। और फिर O से जुड़ेगा H, ऐसे आएगा। एक्चुअली ये CH2OH को ऐसे लिख रहे हो आप। तो ये सारी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। तो बॉन्ड लेंथ और एंगल बिटवीन टू एटम, अगर इसको पता करना है तो केमिस्ट्री में एक टेक्निक है, उसे हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का भी लैटिस आपको पढ़ाया जाता है। सोडियम क्लोराइड कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है। वहां तो आप कुछ और नहीं बनाते ना, सोडियम क्लोराइड आप इस तरीके से बनाते हैं, क्यूब लाइक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ते ही है केमिस्ट्री में। तो कोई भी चीज टेट्राहेड्रल है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, क्यूबॉइडल है, और भी डिफरेंट शेप आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो वो कैसे पता किए गए हैं, उसके लिए जो टेक्निक होती है उसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। उससे आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच की डिस्टेंस, एटम्स के बीच में बॉन्ड का नेचर, एंगल बिटवीन द एटम्स एंड बॉन्ड्स, ये सब पता कर सकते हैं। तो मॉरिस विल्किंस और दूसरा नाम है रोजलैंड फ्रैंकलिन। ये दो नाम दिए, विल्किंस और फ्रैंकलिन भी याद कर सकते हैं आप, है ना। मॉरिस विल्किंस एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो यहाँ पे आपने मोनोमर्स पढ़े, लाइक न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ATGC नाइट्रोजनस बेस है, और एक फास्फोरिक एसिड भी है। तो इन सब का जो केमिकल स्ट्रक्चर था कि इनको हम जब 3 डायमेंशनली बनाएंगे तो किससे कितनी दूरी पे क्या बनना चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने पता करके दी थी, है ना। तो एक्चुअली डेटा किसी और ने दिया था, उसको यूज किसी और ने किया, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इनका? एक्सरे, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, या इसको लिखा जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफिक डेटा। किस चीज का है? ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डेटा था वो फ्रैंकलिन और विल्किंस के कंट्रीब्यूशन में था, है ना। जैसे मैंने आपको कल, मतलब पिछली क्लास में ये बना के दिखाया था। अब मैंने आपको उस दिन भी समझाया था लास्ट में कि जो बैकबोन है वो ये है, बेस और फॉस्फेट ऐसे आएंगे, और जो नाइट्रोजनस बेस आएगा वो ऐसे आएगा। मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर फॉस्फेट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये कैसे पता किया गया होगा? तो ये पता करने के लिए जो टेक्निक है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है। क्लियर? तो
ऐसी सारी चीजें जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उसमें जहां पे भी कोई पोजीशन दी है वो पोजीशन पता करने का जो क्राइटेरिया है वो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी है। तो इससे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मिल गया। इससे ये पता चल गया कि न्यूक्लियोटाइड में 5 एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। इसके अलावा तो डीएनए में कोई 5-6 एटम नहीं आएगा। राइबोज शुगर लोगे तो CHO, और नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन एडिशनल हो गया, और 3,5 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में फॉस्फेट आ गया, तो CHONP। इन 5 एटम के अलावा कोई और एटम नहीं आएगा। अब सबके बीच में बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे वीक फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो बॉन्ड का नेचर हो गया, और अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड की लेंथ कितनी है वो भी पता करनी है। तो ये सब इस टेक्निक से पता चलेगा। अब अगर मैं आपको सारा डेटा दे दूं और आपसे कहूं कि उस डेटा को आप प्रैक्टिकली, जैसे आप लैब में करते हैं, वैसे अरेंज करके देखो कि ये कार्बन है और कार्बन पे आपको 90 डिग्री पे ये रखना है, तो आपने 5 कलर्स की बॉल ले ली, CHONP, 5 एटम के लिए 5 कलर की बॉल ले लीजिए। और बॉन्ड लेंथ आपको पता ही है कि कार्बन कार्बन की लेंथ कितनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन कितनी होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितनी होती है, और ऑक्सीजन फास्फोरस कितनी होती है। तो अलग अलग स्टिक लेनी है, अलग अलग लेंथ की, जितनी लेंथ होती है उतनी लेंथ की स्टिक ले ली। अब एंगल आपको पता है कि कार्बन से कार्बन इस एंगल पे होगा और इतनी लेंथ होगी, तो आपने 2 बॉल के बीच में स्टिक जोड़ी और उतने एंगल पे अरेंज कर दी। जब आप ये सारा स्ट्रक्चर बनाओगे तो अपने आप हेलिक्स बनता चला जाएगा। आपको अगर इंटरेस्ट लगे तो आप गूगल पे बॉल एंड स्टिक मॉडल डालिएगा, तो आपको बॉल्स और स्टिक मॉडल मिल जाएगा कि डीएनए का बॉल स्टिक मॉडल क्या कहलाता है यही। उसमें 5 कलर्स की बॉल होंगी, अलग अलग लेंथ की स्टिक्स होंगी, तो ये अपने आप हेलिक्स के जैसा घूमता जाएगा। अगर मान लीजिए कहा जाए कि ये पेन और ये पेन एक दूसरे के ऊपर 36 डिग्री पे हैं, तो ऐसे आएंगे, ये आएगा 36, फिर ऐसे 36 करते करते घुमाते जाइए, तो ये ऐसे पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो एंगल अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप उस चीज को डिजाइन कर सकते हैं। इसी डेटा को जो इन्होंने दिया था, इसको यूज वॉटसन एंड क्रिक ने किया और एक मॉडल बनाया जिसको हम बॉल स्टिक मॉडल कहते हैं। वहां से ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आया। दूसरा नाम जो आएगा या इनके अलावा जो सेकंड आएंगे वो वॉटसन एंड क्रिक। जेम्स वॉटसन है, आप वॉटसन याद रख लीजिए, एंड फ्रांसिस क्रिक, सीधे क्रिक लिख लीजिए। दे यूज्ड एक्स-रे ऊपर करिए थोड़ा। डेटा। सॉरी, फिर से बोलो। सर आपने सर, एक्सरे ऊपर। डिफ्लेक्शन के बाद क्या लिखा है? एक्स-रे डिफ्रेक्शन पैटर्न मतलब जो भी डेटा कलेक्ट हुआ वो, उसको सर डिफ्रैक्शन, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। ओके, उसको डिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो आप। फिजिक्स में उसको डिफ्रैक्शन बोला जाएगा। हम इन जनरल सेंस में जो हमें मिली कैलकुलेशन वो हमने डेटा वर्ड यूज कर लिया। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डेटा किसका लिया? न्यूक्लियोटाइड्स का, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। तो वो डेटा किसी और ने दिया था, मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने दिया था। उस डेटा को यूज किसी और ने किया, जेम्स एंड वॉटसन ने। दे यूज्ड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डेटा and prepare ball and stick model of DNA। डीएनए का बॉल एंड स्टिक मॉडल इन्होंने बनाया, और ये जब आप बनाएंगे तो ये अपने आप डबल हेलिक्स आ जाएगा। जैसे जैसे आप एंगल के हिसाब से चीजों को घुमाते जाएंगे वो अपने आप डबल हेलिक्स बनता चला जाएगा। तो यहीं से ये डबल हेलिकल मॉडल आया है। इसमें एक नाम और भी आएगा। ये 4 हो गए। सर ये पता कैसे चलता है इनने जो बनाया है वो सही है? अरे जब मैं आपसे कह दूंगा कि ए से बी की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, मैंने आपको बता दी, आपने एक बॉल ले ली और एक बी बॉल ले ली और 10 सेंटीमीटर की स्टिक ले ली और दोनों को जोड़ के रख दिया। तो मेरी बात और आपकी बात में गलती क्या है? किसी की कोई गलती नहीं है। मैंने डेटा दिया था, आपने उसको बॉल एंड स्टिक से दिखा दिया। अब जब मैं ये कहूंगा कि ए और बी के बीच में 35 डिग्री का एंगल है, तो आप 35 डिग्री पे तो अरेंज करोगे भाई। टेक्निक या एंगल कितना है ये तो यहां से पता चलेगा। अब मान लीजिए आप ये कहें कि सर माइक्रोस्कोप से हमें चीज बड़ी होकर दिखाई दे रही है, हमें कैसे समझ में आएगा कि ये दिख ही रही है, सही दिख रही है?
ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि माइक्रोस्कोप विजुअलाइजेशन करता है। माइक्रोस्कोप से रेजोल्यूशन पावर बढ़ा दी जा सकती है। अगर रेजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगी तो साइज अपने आप बढ़ जाएगा। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो दे रहा है वो तो सही दे रहा है, बट वो डेटा दे रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रहा है। आपको उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करना है। जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करोगे तो अपने आप मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। यूज इन्होंने किया है ना। तो ये सर फिजिसिस्ट और थे बाकी सब चेक भी तो करते होंगे साथ में, जो इनने करते बनाया तो है कि होंगे। वो सही है कि नहीं। पूरी पूरी दुनिया चेक कर चुकी है, मतलब पूरी दुनिया से मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट इसको प्रूव कर चुके हैं, तभी तो तब से लेके आज तक यही मॉडल है। और कौन सा मॉडल हम पढ़ते हैं? डीएनए हमेशा ऐसा ही होता है। ऑलरेडी जब मैं किसी बात को कहूंगा तो लोग चेक भी करेंगे, लेकिन आप चेक करके देख लीजिए, हर जगह ऐसे मॉडल आएगा, हर जगह ऐसा आएगा, इसलिए ये सही है। मेंडल ने भी जो दिया था वो ओके सर। अपने हिसाब से सही दिया था। 34 ईयर्स के बाद लोगों ने चेक करके देखा, आया तो रिजल्ट वही ना, तो इसलिए मेंडल को क्रेडिट दे दिया गया। डेटा इनका था, यूज इन्होंने किया। इसलिए ये जब जब नोबेल प्राइज इनको अनाउंस किया गया था तो रोजलैंड फ्रैंकलिन लेडी थी, अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो नोबेल लॉरेट ये तीनों हैं, विल्किंस, वॉटसन, क्रिक। फ्रैंकलिन की डेथ हो चुकी थी। एक इसमें नाम आएगा, अरविंद नाम है वैसे, ERWIN। आप सिर्फ चार गाफ याद रखिए, CHARGAFF। एक इनका नाम भी आएगा, एडविन चारगाफ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेशियो दिया, रेशियो बिटवीन एडेनिन, ATG याद रखिएगा क्योंकि बार बार आएंगे, एडेनिन एंड थाइमिन, और ग्वानिन एंड साइटोसिन, GC, आर कांस्टेंट। इनके बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, एंड इक्वल 1। और कितना होगा? ये 1 आएगा वैल्यू में। तो ये भी रूल है कि AT और GC का रेशियो कांस्टेंट आएगा एंड दैट इक्वल्स टू 1। ये चारगाफ रूल कहलाता है ना। एडिगिन चारगाफ ने दिया था, इसको हम बोलते हैं चारगाफ्स रूल। सो ये 5 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो अभी आप पढ़ने वाले हैं कि वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल क्या है। डेटा इन्होंने दिया, यूज इन्होंने किया बॉल स्टिक को यूज करके, और डीएनए में बाद में जब आप इसको स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर को तो आपको समझ में आ जाएगा, जहां एडेनिन है उसके सामने थाइमिन ही आएगा, जहां ग्वानिन है उसके सामने साइटोसिन आएगा। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो, मतलब जितना एडेनिन होगा ऑब्वियस है उतना ही थाइमिन होगा, क्योंकि अगर ए के सामने टी ही आ सकता है, कुछ और नहीं आ सकता। तो एडेनिन के अगर 20 मॉलिक्यूल्स हैं तो थाइमिन के भी 20 ही होंगे, ग्वानिन के अगर 30 हैं तो साइटोसिन के भी 30 होंगे। मतलब किसी भी एक का अगर आपको नंबर दे दिया जाए तो आप बाकी के 3 के नंबर पता कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि अगर किसी डीएनए के अंदर 10% एडेनिन है तो उसमें कितने परसेंट साइटोसिन होगा। तो 10% एडेनिन है तो 10% थाइमिन भी होगा, क्योंकि फिक्स है, ए के सामने टी ही आएगा। तो 20% हो गया, रिमेनिंग कितना रहा? 80%। अब 80% क्या होगा? जी और सी होगा, तो 40 ये हो गया, 40 ये हो गया, आंसर निकल आएगा। पांचवी कोई चीज होती नहीं, और पेयरिंग हमेशा इसी फॉर्मेट में होगी, ATGC। तो किसी एक की वैल्यू आपको दे दी गई है तो आप बाकी सबका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आएगा कि इसका स्ट्रक्चर है क्या, इसको हम पढ़ते हैं। जो सेलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल मॉडल, वो फीचर्स क्या क्या हैं? पहले हम सर क्लियर नहीं है, प्लीज एक बार रिजॉइन कर लीजिए प्लीज। ओके सर मेरे में क्लियर है। चलो फिर भी मैं फॉर द कॉस्ट ऑफ सेम यार। एक बार रिजॉइन कर लेता हूँ। मेरे में तो बहुत क्लियर था। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसको भी था क्लियर। कॉन्ग्रेचुलेशन क्या, टाइम वेस्ट करवा दिया। हो गया ना ज्वाइन? गुड। अब हम पहले इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। वैसे मेरे पास ऑलरेडी ड्रॉन है, बट ठीक है, आप इसको समझ लेंगे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस है,
आपने कभी वो देखा है स्पाइरल वाली लैडर्स? एक लैडर तो सीधी होती है और एक स्प्रिंग लाइक लैडर होती है। देखिए सर। बस वैसे ही बनेगा, जैसे ये है और लैडर इस तरीके से घूमेगी इसके ऊपर। तो ये एक्सेस है, जो सेंटर वाला पोल आएगा। नॉर्मली आप लैडर कैसे बनाओगे? नॉर्मली लैडर इस तरीके से बनेगा, ये ठीक। अगर मैं ये एक्सेस है, ये एक पोल है, तो लैडर ऐसे बनेगा। तो हमें क्या करना है, ये मैंने जो बनाया वो एक्सेस है, दिस वन इज कॉल्ड एक्सेस। सर पहले क्लियर आ रही थी, अब ब्लर हो गई। बेटा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू यस सर। अब आप अपने यस हिसाब सर, ब्लर ही हो रही है। सर अब तो सबकी हो रही थोड़ी है। देर वेट करो, यस सर। 1-2 मिनट्स में। ओके, नहीं आ रही, फिर से ज्वाइन करना है मुझे? ब्लर है? यस सर, ब्लर है। एक बार और चलो अभी कर रहा हूँ। आ रहा है कुछ क्लियर? यस सर, क्लियर हो यस गया। सर, क्लियर है। चलो बना लो। बनाना वरना मैं आपको पीडीएफ तो भेज ही दूंगा, आप उससे फिर आराम से भी बना सकते हो। मेरे पास बना बनाया है वैसे फिगर, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली किस तरीके से है, इसलिए मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ। ये दो लाइंस मतलब दो स्ट्रैंड है, 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, है ना। अगर मैं इसको उल्टा घुमा दूं तो ये सीधा लैडर बन जाएगा। मतलब आपको एक लैडर लेनी है और लैडर को स्प्रिंग के जैसे मोड़ देना है, तो ये डबल का हेलिक्स, दो स्ट्रैंड है तो डबल, और हेलिक्स बन जाएगा, हेलिकल स्पाइरल थिकनिंग्स में आएगा। दोनों स्ट्रैंड अपोजिट होते हैं, तो अगर एक 5 प्राइम से शुरू होगा 5 प्राइम 3 प्राइम आपको समझाया था कि जब आप एक चेन बनाएंगे तो फर्स्ट जो भी टॉप पे आप बना रहे हैं, या तो उसका 3 कार्बन फ्री रहेगा या 5 कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल है वो फ्री रहेगा। तो अगर ये 5 है तो फिर यानी इस वाली चेन का 3 फ्री रहेगा, और अगर ये 3 प्राइम है तो इस वाली चेन का 5 प्राइम फ्री रहेगा। तो पहली चीज तो ये होगी कि देयर आर 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स। क्लियर? इस हेलिक्स का डायमीटर कितना है अगर हम यहां से यहां तक देखें? दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ हेलिक्स। ये 20 एंगस्ट्रॉम है या 2 नैनोमीटर है। एक्चुअली जब वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था तो उस टाइम पे यूनिट्स जो यूज करते थे वो एंगस्ट्रॉम हुआ करती थी। हालांकि आजकल हम 10⁻³ के मल्टीपल में चीजें लेके जाते हैं तो अभी नैनोमीटर यूज होती है, 10⁻⁹ और अगर एंगस्ट्रॉम होगा तो 10⁻⁻10। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। हालांकि एनसीईआरटी में आगे जितना भी डेटा है वो नैनोमीटर में है। तो हेलिक्स का डायमीटर कितना होगा? 2 नैनोमीटर। अगर कहीं पे एंगस्ट्रॉम में आ जाए तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके 20 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। आगे जो भी लिखा जाएगा वो नैनोमीटर में भी मेंशन कर दूंगा। तो हेलिक्स का डायमीटर कितना आएगा? दैट इज 2 नैनोमीटर। अब यहाँ पे दो डिप्रेशन है, अगर आप देखेंगे तो ये एक पोल है जिसके चारों तरफ से ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस साइड से अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है, इसको मेजर ग्रूव बोला जाएगा। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये कम आ रहा है डिप्रेशन, ये माइनर ग्रूव कहलाएगा। ऐसे ये माइनर है और इधर से ये मेजर है, ये माइनर है, ये मेजर है, इधर से ये मेजर है और ये माइनर है। तो दो ग्रूव आ जाएंगे। दो ग्रूव कौन से हैं? जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं, दिस वन इज कॉल्ड मेजर ग्रूव, और जो ये छोटा सा बनेगा यहाँ पे ये कहलाएगा माइनर
ग्रूव, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। क्लियर? इस तरीके से ये ग्रूव्स आ जाएंगे। अब एक कंप्लीट टर्म कैसे होगा? या तो आप एक माइनर से एक माइनर ले लो, या एक मेजर से एक मेजर। माइनर से माइनर ये है मेरी उंगली में, यहाँ माइनर है, यहाँ माइनर है, और यहाँ माइनर है, यहाँ माइनर है। या मेजर से लेना हो तो ये मेजर से ये मेजर है, और यहाँ पे ये मेजर से ये मेजर है। तो आप कहीं पे भी वन माइनर टू वन माइनर, ये माइनर है और ये माइनर है, तो ये एक टर्म कहलाएगा। या वन मेजर टू वन मेजर ले सकते हो तो भी एक टर्म कहलाएगा। आप जैसे चाहें उस चीज को लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, इधर जगह खाली है, ये माइनर ग्रूव है और ये भी माइनर ग्रूव है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? ये पिच कहलाता है, PITCH, पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब क्या है? दैट इज वन कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स। और एक टर्न कितने का होता है? 36 डिग्री का। एक टर्न कितने होगा? अगर ये सर्किल होता तो यहां से शुरू होकर यहीं खत्म होता, बट क्योंकि स्प्रिंग है तो यहां से शुरू होगा लेकिन खत्म इसके ऊपर होगा, फिर यहां से शुरू होगा तो इसके ऊपर खत्म होगा, यहां से शुरू होगा तो और ऊपर खत्म होगा। स्प्रिंग में भी सर्किल बन जाएगा अगर आप उसको कंप्रेस कर देंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो बस जहां पे सर्किल कंप्लीट हो रहा है वो से हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स, क्योंकि ये डबल हेलिक्स बना है। सर और ये आपने स्प्रिंग वाली बात क्या कही, समझ नहीं आई। अगर आप स्प्रिंग बना रहे हो तो क्या होगा? स्प्रिंग बनाने में टर्न कैसे बनाया जाएगा? स्प्रिंग का टर्न ये आएगा, जैसे ये स्प्रिंग है तो यहाँ से शुरू करके आप यहाँ ले आए, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स पे थोड़ा ना मिलेंगे। अगर आप इसको 3D में स्प्रिंग में, एक्चुअली स्प्रिंग में देखोगे तो ये इसके ऊपर आएगा। मतलब कोई भी चीज यहाँ से शुरू हुई तो यहाँ से खत्म होके वो यहाँ आएगी, ये इस पे नहीं आ रही, यहीं पे आ जाएगी तो सर्किल हो जाएगा। यहाँ से शुरू करके यहाँ लाओगे तो स्प्रिंग बनेगा, फिर ये ऊपर जाता जाएगा। तो सर ये DNA भी ऐसे ही होता है स्प्रिंग के जैसा सर? हाँ, और क्या, स्पाइरल ही तो है। हेलिक्स मतलब, हेलिकल मतलब स्पाइरल, स्प्रिंग के जैसा आएगा। तो ये इस तरीके से आएगा कि ये पिच ऑफ द हेलिक्स कहलाएगा या वन कंप्लीट टर्न कहलाता है। और एक टर्न कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करें कि ये कितनी डिस्टेंस का वन कंप्लीट टर्न है, देन इट इज ऑफ 3.4 नैनोमीटर। मतलब एक माइनर से एक माइनर के बीच में डीएनए की लेंथ कितनी आएगी? 3.4 नैनोमीटर आएगी। और टर्न कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा। तो ये टर्न है, और ये डिस्टेंस बिटवीन वन माइनर टू वन माइनर या वन मेजर से वन मेजर, कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक माइनर से एक मेजर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 180 डिग्री हो गया, और उसके हिसाब से ये आंसर निकल आएगा, तो 1.7 नैनोमीटर हो जाएगा। फिलहाल वन कंप्लीट टर्न का याद रखिए, बाकी डेटा आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं। इस एक टर्म के अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर आएंगे, क्योंकि अब ये डबल स्टैंडर्ड है, अगर ये डबल स्टैंडर्ड है तो इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर आएंगे, है ना, BP लिखेंगे आप। कितने बेस पेयर आएंगे? दैट कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर। एक कंप्लीट टर्म में बेस पेयर का नंबर कितना आएगा? 10। और कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है तो ये एक बेस, ये लैडर ही आएगा, लैडर के जैसे। सर आपने स्टार के साथ क्या लिखा है? 10 बेस पेयर होता है। हाँ, सर एक फॉर्म के एक अंदर कंप्लीट में 10 होते हैं? हाँ, 10 होते हैं। ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, तो आधे में 5 हो गए। ये छठा हो गया, सातवां हो गया बेस पेयर, आठवां हो गया, नौवां हो गया, 10वां हो गया। बराबर डिस्टेंस पे आएंगे, एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। अब यहां से कह दिया जाए कि 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नियर बाई बेस पेयर। एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर है और एक टर्न कितने का है? 3.4 नैनोमीटर का है। तो 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 3.4 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना आ जाएगा? 0.34। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बेस पेयर, तो ये कितना आएगा? 0.34
नैनोमीटर। अगर दो पास के बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पूछा जाएगा तो 0.34 नैनोमीटर हो जाए। अब आपसे अगर ये कहा जाए कि एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर कितना होगा, बताओ? 36 हो जाएगा। एक टर्न 360 डिग्री का है और एक टर्न में 10 बेस पेयर आ रहे हैं, तो दो बेस पेयर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 36। लिख सकते हैं एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर इज ऑफ 36 डिग्री। मतलब एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना एंगल होगा? 36 डिग्री। अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये पहला बेस पेयर हो गया, 36 डिग्री पे दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और फिर 10वां इसके ऊपर हो जाएगा। तो एक टर्न पूरा हो जाएगा 360 डिग्री का और उसके अंदर 10 बेस पेयर आ रहे हैं, तो दो बेस पेयर के बीच का एंगल डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए 36। ऐसे ही एक कंप्लीट टर्न होता है 3.4 नैनोमीटर का, तो टू बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, अगेन डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर 0.34 नैनोमीटर हो जाए। जो भी चीजें हम हेलिक्स में दिखा सकते थे फिगर में, वो मैंने आपको दिखा दी। अब इसके बारे में जो चीजें फिगर में नहीं बन सकती वो हम अलग से नोट कर लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. हम पॉइंट लिखेंगे कि दो चेन्स होंगी और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एक 5 से 3 डायरेक्शन में है तो दूसरी 3 to 5 डायरेक्शन में। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? यहाँ यही लिख ले रहा हूं मैं, स्पेस है अभी हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? देयर आर टू डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड chains running एंटी पैरेलल, एक दूसरे के अपोजिट हैं, टू ईच अदर। और एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि वन चेन आएगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और जो उसके साथ दूसरी चेन है दैट विल बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। एक 3 to 5 है और एक 5 to 3 है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने लिखा ही था कि अगर हम डीएनए को, मान लीजिए ये हेलिक्स बना हुआ है, इसको मैं अगर, ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, मान लीजिए ये राइट हैंड पे घूम रहा है, अगर आप इसको उल्टा घुमा दोगे तो ये सीधा लैडर बन जाएगा। और ये दो चेन है, बीच में ये डंडे बने, एक वर्टिकल लाइन एक वर्टिकल लाइन, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, तो लैडर के जैसा बन जाएगा। तो इसका मतलब जो वर्टिकल लाइन आप बना रहे हैं बैकबोन, वो किसका बना होता है? शुगर फॉस्फेट का। हालांकि हमने पिछली क्लास में भी लिखा था कि जो बैकबोन ऑफ हेलिक्स है ये किसका है? शुगर एंड फॉस्फेट। और हेलिक्स के अंदर की तरफ क्या होगा? इंटीरियर ऑफ हेलिक्स आर द नाइट्रोजिनस बेस। जो बेसेस हैं वो अंदर की तरफ आएंगे, बैकबोन ये है और बेस अंदर आएंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर बैकबोन अंदर की तरफ आएंगे तो फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेसिस की बैकबोन और बेस के बीच का एंगल कितना होगा। तो बेसिस बैकबोन के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे। बेसिस आर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू बैकबोन। ये पॉइंट रिलेट कर गया कि बैकबोन शुगर फॉस्फेट की है, इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स हमारे पास आ जाएंगे बेस, और बेस और बैकबोन के बीच का अगर हम एंगल बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर बन के आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? सर एक बार बैकबोन वाला बता दो। ये है ना, ये हेलिक्स बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सीधा कर दूं तो ये ऐसे बन जाएगा। ये एक चेन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये दूसरी चेन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम।
और बेसिस ऐसे आएंगे, ये लैडर हो गई। तो देयर आर टू चेन्स रनिंग एंटी पैरेलल 5 to 3, 3 to 5। अभी आपको ये लैडर को घुमाना है एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे। तो जब आप ये लैडर को घुमाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगी, अगर ये एक्सिस है तो। फिर आपने बोल दिया कि यहां से यहां तक का एक कंप्लीट टर्न हो गया, इसमें 10 बेस पेयर आ गई, ये सब। अब आपसे कहा जाए कि ये बैकबोन है, ये शुगर फॉस्फेट की है। शुगर फॉस्फेट का मतलब यहाँ पे राइबोज शुगर आएंगी इस तरीके से, ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स में बना तो है फिगर। यहाँ पे फॉस्फेट आएगा, ऐसे तो आएगा, यहाँ पे फॉस्फेट एंड ऑल, यहाँ पे फॉस्फेट एंड ऑल। तो ये बैकबोन हो गई शुगर फॉस्फेट की। और नाइट्रोजनस बेस कहाँ आ रहे हैं? यहाँ, यही तो बनाया था हमने फिगर। ये देखो, ये बैकबोन हो गई, ये हो गया शुगर, ये हो गया फॉस्फेट। और नाइट्रोजनस बेस अगर आप देखोगे तो शुगर फॉस्फेट के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। यही लिखा हुआ है आपने, एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? जो चेन्स हैं वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है ना। थर्ड पॉइंट क्या आएगा जो इसमें रूल आएगा? दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या है कि एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थायमीन से विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन से विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो लाइंस लिखी हुई हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, H बॉन्ड लिख दीजिए, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल हो गया कि एडेनिन थायमीन से पेयर करता है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन से बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक क्वेश्चन आता है कि हेलिक्स की स्टेबिलिटी किस वजह से है? अगर ये हेलिक्स बना हुआ है तो ये इस फॉर्मेट में कैसे रुका रहेगा? मान लीजिए एक लैडर को आपने एक फोर्स लगा के उसको स्प्रिंग तो बना दिया, अगर आप जैसे फोर्स हटाओगे वो दोबारा अनकॉइल हो जाएगा, लेकिन ये इस फॉर्मेट में रहेगा। दोनों चेन परमानेंटली तो किसी से नहीं जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड आप पढ़ते हैं या जानते होंगे कि वो वीक फोर्स है, कोई परमानेंट बॉन्ड का स्टेटस नहीं होता। जैसे आप कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वैसा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक सर्टेन डिस्टेंस पे पास आ जाएंगे तो उनके बीच में एक वीक फोर्स डेवलप हो जाएगा, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो हेलिक्स की स्टेबिलिटी किस वजह से होती है? ये होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है या 2 मॉलिक्यूल के बीच में है? बताओ समझ के। अगर ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में है सर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मॉलिक्यूलर है, ये 2 के बीच में है, Yes, sir. एडेनिन और थायमीन के बीच में है, केवल एडेनिन में नहीं है या केवल थायमीन में नहीं है। तो हेलिक्स की स्टेबिलिटी किस वजह से होगी? ये क्वेश्चन है ऑलरेडी। स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी याद रखना है कि हेलिक्स की स्टेबिलिटी का जो रीजन है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसकी वजह से हेलिक्स की फॉर्म में रहता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो ये दोनों चेन एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्यों रुकेंगी? फिर तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। इन दोनों चेन को जोड़ने के लिए क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जब हेलिक्स क्वाइल करेंगे तो कैसे करेंगे? हेलिक्स को राइट हैंड क्वाइल करना है या लेफ्ट हैंड क्वाइल करना है? ये भी फिक्स है। हेलिक्स जो होता है वो राइट हैंडेड राइट हैंड क्लॉकवाइज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हेलिक्स है 2 चेन्स आर क्वाइल्ड। 2 चेन लिख लीजिए या हेलिक्स लिख लीजिए, एक ही बात है ना। इन राइट हैंडेड मैनर। हेलिक्स राइट हैंडेड मैनर में क्वाइल होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हम फिगर में शो नहीं कर सकते थे, इसलिए आप अलग से आपने नोट कर लिए, आप इनको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। सर
यस, सर स्टेबिलिटी ऑफ हेलिक्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए दोनों बात अलग अलग है। एक ही बात है, सेम। तो सर हेलिक्स मतलब ही हमारे लिए डीएनए है। तो सर इसमें वो क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस का भी तो एक दे सकते हैं रीजन, और थायमिन वाला। वो हाँ, वो भी रीजन है, वो केमिकल है। अभी हम बात कर रहे हैं कि डीएनए स्टेबल होने का मतलब है कि डीएनए में हेलिक्स की स्टेबिलिटी अगर ले रहे हैं, अगर डीएनए हेलिकल नेचर का है तो उस वजह से है। और जो आप बता रहे हैं रीजन, वो एक्चुअली डीएनए की केमिकल स्टेबिलिटी कहलाती है, बीइंग ए केमिकल कंपाउंड, क्योंकि हमने डीएनए को लिखा था कि वो केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। तो एज पर केमिस्ट्री अगर डीएनए स्टेबल है तो उसका रीजन वो डीऑक्सीराइबोज वाला है। अगर एज पर फिजिकल स्टेबिलिटी देखा जाए, ये फिजिकल स्टेबिलिटी है ना, ये केमिकल नेचर की बात नहीं है। यहाँ कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है नहीं जो रिएक्ट कर जाएगा या नहीं रिएक्ट करेगा। तो केमिकल नेचर की स्टेबिलिटी अलग है और इसकी स्टेबिलिटी अलग है। दोनों आंसर सही हो सकते हैं, या फिर ऑप्शन में जितना पूछा जाए उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। अगर कहा जाए हेलिक्स की स्टेबिलिटी कैसी है, तो राइट हैंडेड मैनर, ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर कहा जाए कि बीइंग ए केमिकल कंपाउंड डीएनए स्टेबल है, तो क्यों स्टेबल है, तो उसके अलग रीजन दिए जाएंगे। देन डेफिनेटली उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिया होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम नहीं किया जाएगा जिसमें खुद ही कंट्रोवर्सी हो, मतलब जो आप सोच रहे हो वो ऑलरेडी पेपर सेटर भी सोच चुका है। तो इसलिए वो उतना देगा जितने से आपका कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और आप डायरेक्टली आंसर पे जा सकें। ये सारी चीजें डीएनए हेलिक्स की हो गई। अब हम पढ़ेंगे चारगाफ रूल एक बार फिर से। चारगाफ रूल को आप अलग अलग तरीके से ऑप्शंस में देख सकते हो, इंपॉर्टेंट रूल। सर जो आपने पहले वाले पेज में लिखा था बैकबोन ऑफ हेलिक्स वाले पॉइंट, वो क्या थे? शुगर फॉस्फेट के नीचे शुगर फॉस्फेट का बना होता है, ये लिखा था हमने। जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट का होगा, और जो हेलिक्स के अंदर की तरफ आएगा वो नाइट्रोजनस बेस आएंगे। सर थोड़ा सा ऊपर कर लें। ओके सर। अब हमें चारगाफ रूल को एक बार फिर से देखना है कि चारगाफ रूल को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शंस में आपको सारी बातें मिलेंगी। तो चारगाफ रूल ये भी कहलाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्यूरिन is always equal to amount of pyrimidine. प्यूरिन आपने क्या पढ़े हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन कौन से होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए की बात हो रही है। हमने अभी ये लिखा था कि ए और टी और जी और सी का अमाउंट कांस्टेंट होता है, क्योंकि ए है तो उसके सामने टी ही आएगा, और जी है तो उसके सामने सी ही आएगा। ए और जी प्यूरिन है, तो जितना प्यूरिन होगा उतना पायरिमिडीन भी होगा। इस तरीके से भी वही बात को लिखने का तरीका अलग हो गया, और ये भी चारगाफ रूल बन गया कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्यूरिन क्या होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, इक्वल्स टू पायरिमिडीन क्या आएंगे, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन थाइमिन से पेयर करेगा और ग्वानिन साइटोसिन से करेगा। तो ए प्लस जी इक्वल्स टू सी प्लस टी, ये भी चारगाफ रूल हो गया। अगर ऐसे दे दिया जाए ऑप्शन में तो ये मत कहिएगा कि ये चारगाफ रूल नहीं है, ये भी चारगाफ रूल है, क्योंकि ये दोनों प्यूरिन है, ये पायरिमिडीन है, दोनों का अमाउंट बराबर होता है। इसको इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस जी सी प्लस टी इक्वल्स टू 1, ये भी चारगाफ रूल हो गया। और ये सब ऑलरेडी ऑप्शंस हैं। चारगाफ रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जहाँ पे एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से लिखा गया और सारी बातें सही हैं। तो वो सारी बातें इस तरीके से आएंगी कि एडेनिन ग्वानिन का अमाउंट साइटोसिन थाइमिन के बराबर होता है एंड इक्वल्स 1। अभी हमने स्टेटमेंट एग्जैक्टली यही लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम इसको कैसे लिख रहे हैं, ए प्लस जी इक्वल्स टू सी प्लस टी, या ए प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी इक्वल्स टू 1। ए और जी प्यूरिन है, सी और टी पायरिमिडीन है, इट मीन्स अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। ऑल आर सेम, सभी चारगाफ रूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? ये हमारा टॉपिक हो गया डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर या वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अभी तो हमने जो डीएनए पढ़ा है वो पढ़ा जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर है,
मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है वो इसी तरीका होता है, लेकिन कुछ अलग टाइप के डीएनए भी होते हैं। तो अब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? दैट इज टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के भी अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप में क्या है, आप टेबल की फॉर्म में लिख लीजिए, ये टाइप है, ये बेस पेयर पर टर्न है, और ये रोटेशन दिया हुआ है। जो भी चीजें पूछी जाती हैं वो आप खुद ही समझ लेंगे। और ये कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डीएनए में हमने जो अभी पढ़ा, हमने अभी कौन सा पढ़ा हुआ है, जो भी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो पीछे बनाया हुआ है ड्राइंग में, राइट हैंडेड हेलिक्स जिसमें 10 बेस पेयर पर टर्न आ रहे हैं, और 360 डिग्री का एक टर्न है, 3.4 नैनोमीटर पिच ऑफ द हेलिक्स है। ये सारी बातें जो भी आपने पढ़ी, ये सेकंड टाइप का था एक्चुअली। इसको हम बोलते हैं बी डीएनए। तो फर्स्ट टाइप का क्या है, दैट इज कॉल्ड ए डीएनए। बी डीएनए अभी हमने क्या पढ़ा, बी डीएनए में कितने बेस पेयर आ रहे थे पर टर्न? 10, और रोटेशन कितना आ रहा था? 36 डिग्री, और ये था कैसा? राइट हैंडेड। यही सब तो लिखा था अभी आपने। मैंने दूसरा इसलिए लिखा पहले क्योंकि सबसे कॉमन टाइप का यही होता है, बी डीएनए। जब भी कभी डीएनए की बात होगी तो इसका मतलब बी डीएनए की बात हो रही है। वॉटसन क्रिक ने जो स्टडी किया वो बी डीएनए स्टडी किया। बाद में हमें ए डीएनए भी मिला जहां पे 11 बेस पेयर पर टर्न है, मतलब एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर ना होकर कितने आएंगे? 11 आएंगे। और अगर 11 आएंगे तो फिर एंगल बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर आप निकालोगे तो 360 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। तो रोटेशन कितना हो जाएगा? 32.7 डिग्री। होता ये भी राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड है। आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा कि ए डीएनए के अंदर बेस पेयर कितने होते हैं। टर्न हमेशा 360 डिग्री का ही बनेगा। कोई भी स्प्रिंग आप बनाओगे, हेलिक्स सारे ही है, कोई भी डीएनए हेलिक्स ना हो ऐसा तो केवल बैक्टीरियोफेज का था, सिंगल स्टैंडर्ड वाला जिसमें हेलिक्स नहीं बनता। बाकी सारे डीएनए हेलिक्स होते हैं। आपने मोनेरा में भी पढ़ा होगा, बैक्टीरिया का डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। तो प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक सारे डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होंगे, मतलब हेलिक्स होंगे। तो हेलिक्स तो सभी में है, तो एंगल कितना निकलेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न कितने आ रहे हैं। अगर 11 बेस पेयर पर टर्न होंगे तो एंगल बिटवीन टू बेस पेयर 32.7 डिग्री। अगर 10 बेस पेयर पर टर्न आप बना रहे हैं तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। और भी डिफरेंट टाइप के हैं, सी डीएनए भी होता है, डी डीएनए भी होता है, ई सर डीएनए किस में पाया जाता है ए डीएनए? सारे यूकैरियोटिक सेल्स में ही होते हैं। इनके बनने की कंडीशंस अलग अलग होती है। तो ये किस कंडीशन में बनता है, इसके लिए कौन से एडिशनल आयंस की जरूरत पड़ती है तब ए डीएनए का फॉर्मेशन हो, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक ऐसा भी डीएनए है जिसमें 11 बेस पेयर पर टर्न है। और एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, वो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, एक थर्ड डीएनए भी है, उसको हम जेड डीएनए बोलते हैं। ये इसलिए पूछा जाता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर तो एक्चुअली 12 है। एक तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, 12 को 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो एंगल बिटवीन बेस पेयर 36 डिग्री का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि इनमें से कौन सा डीएनए लेफ्ट हैंडेड है। तो आपको लेफ्ट हैंडेड डीएनए याद रखना है कि वो जेड डीएनए होता है। ये चीजें याद रखिएगा, टाइप ऑफ डीएनए, बेस पेयर पर टर्न, रोटेशन। और यहाँ से स्पेशली आपको इंपॉर्टेंट है जेड डीएनए विच इज लेफ्ट हैंडेड। अभी जो आप डीएनए पढ़ रहे थे, या जो कॉमन टाइप का डीएनए है, या जब भी डीएनए बोला जाएगा तो उसका मतलब बी डीएनए होता है। इसको बी इसलिए बोला गया क्योंकि एक ऐसा भी है जो इससे ऊपर आता है, वो ए डीएनए कहलाता है। ए बी सी डी ई ऐसे डीएनए के नॉमेनक्लेचर है। जेड बिल्कुल अलग है क्योंकि उसका रोटेशन ही डिफरेंट है। सब राइट हैंडेड है, केवल यही डीएनए ऐसा होता है जो लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये जो टेबल छोटी सी है, ये आपको एडिशनल पढ़नी थी, एनसीईआरटी में नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे डीएनए
अगर आप एक न्यूक्लियस के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा, जो आप इंटरफेस पे बनाते हैं। उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का होगा, उलझा हुआ। जब ये क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो आपने सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़ा होगा कि प्रोफेज के लास्ट में क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। तो क्रोमैटिन के अंदर जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैनर में तो कॉइल होगा, तभी तो हम क्रोमोसोम तक पहुंचेंगे। तो डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो हमें पढ़ना है। उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो कहलाता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कि आपने अभी जो डीएनए हेलिक्स बनाया है इसको पैकेजिंग में कैसे ले जाएंगे, इसको कैसे कंडेंस करेंगे। आपको एक उलझा हुआ ऊन का लच्छा दे दिया गया है, उसको आपको एक पर्टिकुलर मैनर में कॉइल करना है सो दैट एक प्रॉपर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बन जाए, जिसको आप यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम बोलते हैं। तो जैसे आप फिजिकल बेसिस पे क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाते हैं, वैसे ही हम डीएनए से पैकेजिंग करके एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो पैकेजिंग के अलग अलग लेवल हैं। प्रोकैरियोटिक में पैकेजिंग अलग होती है, यूकैरियोट में अलग होती है। हमें ये दोनों चीजें पढ़नी। सबसे पहले पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन प्रोकैरियोट एंड आफ्टर दैट यूकैरियोट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? पैकेजिंग of DNA helix. First in prokaryote. सर ऊपर कर लीजिए। आपको कोहली सर पढ़ा चुके हैं ये सब? सर पैकिंग नहीं पढ़ाई थी, उससे पहले तो पढ़ा चुके हैं। क्या डीएनए पढ़ाया था? यस सर। यस सर। तो फिर आप मुझे पहले बता देते, हमारा टाइम बच जाता। सर लास्ट ईयर पढ़ा था। सर आपने और अच्छे से पढ़ा दिया, समझ में आ गया। चलो खत्म करो। प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है? अब एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया। अभी हमने क्या पढ़ा कि दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। और उससे पहले आपको मैंने जब पढ़ाया था, ये जहां से लेक्चर स्टार्ट किया था, वहां पे आपको पढ़ाया था कि ई कोलाई के अंदर, ये देखो ये लिखा हुआ है, ई कोलाई के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं? 4.6 मिलियन। तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस आपको पता है, और अगर टोटल बेस पेयर इतने हैं तो आप ई कोलाई के डीएनए की लेंथ पता कर सकते हैं, दिस मच मल्टीप्लाइड बाई 0.34 नैनोमीटर, तो आपको ई कोलाई की मिल जाएगी। ऐसे आप किसी की भी निकाल सकते हैं। दो बेस, इन सब में बी डीएनए है, क्योंकि सब जगह आपको जो पढ़ना है वो बी डीएनए ही पढ़ना है। जितने एग्जाम्पल है वो बी डीएनए वाले हैं। एंड बी डीएनए का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर। तो अगर आप इन सबको 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इनमें डीएनए कितना लंबा है, डीएनए की टोटल लेंथ कितनी है, पता चल जाएगी। इसीलिए तो ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो प्रोकैरियोट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर हम ई कोलाई ले लें फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे लिए प्रोकैरियोट का मतलब ई कोलाई आएगा, तो ई कोलाई का साइज कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर इन साइज। 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁻⁶ की रेंज में ई कोलाई या बैक्टीरिया का साइज है। अब ई कोलाई के अंदर अगर हम निकालें कि लेंथ ऑफ डीएनए कितना आएगा, तो ये कैसे निकलेगा? आपको निकालना है नंबर ऑफ बेस पेयर चाहिए मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। अब नंबर ऑफ बेस पेयर कितना था? 4.6 मिलियन। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁹ आंसर कितना आ जाएगा आपका? इसको आप पूरा निकालोगे तो ये 1.36 मिलीमीटर आएगा, mm। अब आप सोचो कि डीएनए की लंबाई है मिलीमीटर में, और जबकि टोटल बैक्टीरिया का साइज माइक्रोमीटर में है। ये प्लस का फिगर है और ये 10⁻⁻⁹ का फिगर है।
इसका मतलब एक डीएनए जिसकी लंबाई अगर देखी जाए तो एक नॉर्मल नेकेड आई से आप देख सकते हो 1.36 mm, आप हैंड लेंस को यूज करके आराम से देख सकते हो। जबकि एक बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए जिसके अंदर ये डीएनए जाएगा, इतना लंबा डीएनए और एक ऐसी सेल में जाएगा जो माइक्रोस्कोपिक है, तो ये कैसे जाएगा, इसके लिए पैकेजिंग है। अगर उनकी लच्छी को सीधा कर दोगे तो बहुत लंबा धागा हो जाएगा, बट उसको हमें एक के ऊपर रैप करते जाना है और एक ऊन का गोला बन के तैयार हो जाएगा। गोले को आप आसानी से हैंडल कर लोगे, लच्छी को हैंडल करना मुश्किल होगा। ऐसे यहाँ भी है कि टोटल लेंथ ऑफ डीएनए 1.36 mm आती है। कैसे कैलकुलेट किया? बाय सिंपल टू डेटा। ये नंबर ऑफ बेस पेयर है टोटल इकोलाई में, और ये डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर है, तो ये डिस्टेंस निकल के तैयार हो। अब यहाँ पे पैकेजिंग होती कैसे है? आपने बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड पढ़ा होगा, पढ़ा है? यस सर। उसी तरीके से पैकेजिंग होगी। यहाँ देखिए पैकेजिंग किस तरीके से करनी है। डीएनए की केमिस्ट्री क्या है? डीएनए एसिडिक होता है, बेसिक होता है? एसिडिक। एसिडिक क्यों होगा एसिडिक? डीएनए बिकॉज ऑफ नाइट्रो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड तो नाम में है, लेकिन डीएनए में एसिडिक कंपोनेंट क्या है? सर फॉस्फेट। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस। बताया ना। फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड एसिडिक है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है। डीएनए इज एसिडिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट हटा दोगे तो एसिडिक नेचर खत्म हो जाएगा। तो डीएनए एसिडिक होता है फिलहाल। अब डीएनए एसिडिक है और आपको किसी चीज के ऊपर रैप करना है, तो वो चीज बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि तभी उसके ऊपर वो रुकेगा, वरना खुल जाएगा। गांठ तो लगाई नहीं जाती कोई, तो कोई धागा तो बांधा नहीं गया। आपने एक छोटी सी गिट्टी या आपने एक ईंट का टुकड़ा लेके उस पर धागा लपेटना शुरू किया, तो वो आप सिर्फ लपेट रहे हो, सब पैरेलल है। हल्का सा खींचोगे तो सब खुल के तैयार हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी रैपिंग करनी है जो स्ट्रांग हो, बॉन्डिंग शो करे। उसके लिए क्या हमें चाहिए? फिर हमें कुछ प्रोटीन्स चाहिए जो ऑब्वियस है बेसिक होंगी। तो डीएनए एसिडिक है, ये बेसिक प्रोटीन पे रैप करता है। इन बेसिक प्रोटीन का नाम क्या है? दीज आर कॉल्ड पॉलीएमिन। हिस्टोन नहीं, हिस्टोन तो यूकैरियोट में होती है। लिख दे रहा हूं ये लोग, नॉट हिस्टोन। ऐसे तो गलत कर दोगे। पॉलीएमीन्स पढ़ा है? सर ने पढ़ाया था बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में या प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में। पॉलीएमीन्स बेसिक प्रोटीन होती हैं प्रोकैरियोटिक में। हिस्टोन सही था, बट वो यूकैरियोट की बेसिक प्रोटीन है। यूकैरियोट में डीएनए हिस्टोन पे रैप होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीएमीन्स के साथ रैप करेगा। और रैप करने के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसको बोला जाता है सुपर कॉइल्ड स्टेट। having 50 to 100 loops, नंबर में 50 से 100 लूप्स बन जाएंगे, बड़े बड़े सर्किल जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, है ना। यहाँ पे हर एक लूप को डोमेन कहते हैं। ईच लूप इज कॉल्ड डोमेन। और जब ऐसे ये 50 से 100 लूप्स बन जाएंगे, जो सुपर कॉइल्ड स्टेट आएगी, इसी सुपर कॉइल्ड स्टेट को आप बोलते हैं न्यूक्लाइड, है ना। दिस स्टेज इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। या आपने जीनोफोर अगर वर्ड पढ़ा है, बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है या जो बैक्टीरिया का क्रोमैटिन होता है उसको न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। तो न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कैसे बना? उसके अंदर डीएनए तो है ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंपल जैसे भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा वैसे ही आएगा। एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक प्रोटीन पे रैप होगा और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सुपर कॉइल्ड स्टेट, इसको न्यूक्लियाइड या जीनोफोर बोला जाता है। इस न्यूक्लियाइड या जीनोफोर के अंदर 50 से 100 डोमेन या लूप्स होते हैं और ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। तो वैसे तो प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं होता, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स नहीं बनते, बट फिर भी इंस्टेड ऑफ क्रोमोसोम व्हाटएवर इट हैज इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। जो भी चीज है उसको इस तरीके से आएगा। सो ये प्रोकैरियोट का पैकेजिंग लेवल है। हालांकि प्रोकैरियोट का हमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता, हमें जो भी पढ़ना है प्रोकैरियोट के बारे में वो ये कंप्लीट है। यूकैरियोट्स में क्या होता है?
यूकैरियोट्स में आप क्रोमोसोम 1 क्रोमैटिन पढ़ते ही हैं। अगर हम यूकैरियोट में फॉर एग्जांपल इस चीज को देखें कि लेंथ कैसे निकलेगी, यूकैरियोट में भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन लेते हैं और ह्यूमन में हम कोई भी डिप्लॉयड सेल ले रहे हैं, तो आप इसमें लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालेंगे? सेम आपने लिखा था ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में जो कंटेंट है वो कितना था? 3 बिलियन। 3.3 into 10 to the power 9। ये 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। ये डिप्लॉयड है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और एंगल बिटवीन बेस पेयर कितना है? सेम 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ये डेटा पूरा निकल के कितना आएगा? ये लगभग 2.2 मीटर आएगा। हमारा डीएनए, हमारी किसी भी डिप्लॉयड सेल में डीएनए कितना है? लगभग 2.25 मीटर हो गया। अगर 2.25 होता तो 2.25 मीटर हो जाता। अब आप सोचिए कि सेल तो फिर माइक्रोस्कोपिक है और डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर आ रही है, तो इट मींस कि डीएनए यहाँ भी कॉइल होके इतना कॉइल होगा कि वो छोटा होते होते एक माइक्रोस्कोपिक सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस में फिट हो जाए, क्योंकि एक्चुअली डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है, सेल में भी नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, 2.2 मीटर आएगा। अब हमारी बॉडी में पैकेजिंग के लेवल भी अलग अलग होते हैं। हमारे लिए अगर देखा जाए तो किस तरीके से लेवल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम जो क्रोमोसोम स्टडी करते हैं मेटाफेज पे, वो यूजुअली मोस्ट ऑफ द सेल में अगर आप एक आइडियल क्रोमोसोम ले रहे हैं तो 1400 नैनोमीटर का है। उसका जो डायमीटर है वो कितना है? 1400 नैनोमीटर। और डीएनए का डायमीटर कितना होता है? अभी आपने लिखा 2 नैनोमीटर, जहाँ पे आपने हेलिक्स डायमीटर लिखा था। तो एक 2 नैनोमीटर के डायमीटर से हमें 1400 नैनोमीटर तक जाना है। ये पैकेजिंग के अलग अलग लेवल आएंगे यूकैरियोट्स में। मैं पे एक समरी की फॉर्म में लिख रहा हूँ कि अगर आप एक मेटाफेज का क्रोमोसोम लें, मेटाफेजिक क्रोमोसोम, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 1400 नैनोमीटर है। क्रोमोसोम को लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करते हो तो क्या बनता है? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड पढ़ा है आपने? क्रोमैटिड कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को लंबाई में स्प्लिट कर दो तो क्रोमैटिड आएगा। तो क्रोमैटिड का डायमीटर कितना रह जाएगा? 700 नैनोमीटर। फिर अगर आप क्रोमैटिड को भी ओपन करेंगे तो आपको स्कैफोल्ड मिलेगा। मॉडल है ये, स्कैफोल्ड मॉडल कहलाता है। क्लियर? ये इसका डायमीटर कितना होता है? 100 से 300 नैनोमीटर तक का होता है। इसके बाद अगर आप ओपन करेंगे तो सोलेनाइड आएगा। सोलेनाइड स्प्रिंग को बोलते हैं। नीचे का दिख नहीं रहा। जस्ट ए मिनट, 30 नैनोमीटर है। और फिर सबसे नीचे आएगा न्यूक्लियोसोम। ये 10 नैनोमीटर का है। एक्चुअली 11 होता है, लेकिन इसको राउंड फिगर में लिखोगे तो सब 10 के मल्टीपल्स में है। और डीएनए आप जानते ही हैं, ये 2 नैनोमीटर है। ये सब डायमीटर है। तो अगर आप डायमीटर के बेसिस पे कंसिडर करेंगे तो ये रेंज आएगी। हम डीएनए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और क्रोमोसोम ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं। डीएनए से क्रोमोसोम तक पहुंचने में ये लेवल्स आएंगे। इनमें से हमें केवल 2 लेवल पढ़ने हैं, सोलेनाइड और न्यूक्लियोसोम। बाकी लेवल हमें नहीं पढ़ने, सिलेबस में नहीं है, आप ये कह सकते हैं। अब यहाँ भी सेम है कि डीएनए एसिडिक होगा तो किसी बेसिक प्रोटीन पर रैप होगा, उसकी वजह से कंडेंस होगा। 2 नैनोमीटर से 10 में पहुंचेंगे, 10 से हम पहुंचेंगे 30 पे, एंड फिर सो ऑन। तो ये चीज कैसे कंप्लीट होगी, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियोसोम और सोलेनाइड, इन दोनों को बनाने के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स कहलाती हैं हिस्टोन। सर हाँ, क्रोमोसोमल। सर ये डीएनए को पैक करते तो ये स्टेजेस के नाम लिखे हैं जो आपने? सोलेनॉइड, स्कैफ। स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं।
सोलेनाइड और न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो कहलाती है हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्रोमोसोम का पार्ट है और हिस्टोन प्रोटीन है, तो इन्हें HCP बोलते हैं। और इससे ऊपर की जो पैकेजिंग है उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए they are called non-histone chromosomal proteins, NHCP। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आएंगी हिस्टोन वाली और कहाँ पे क्रोमोसोमल प्रोटीन आएंगी नॉन हिस्टोन वाली। तो न्यूक्लियोसोम और सोलेनाइड को स्टेबल बनाने के लिए हमें जो प्रोटीन चाहिए वो हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहलाती है। और जो स्कैफोल्ड, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम को पैकेजिंग करने के लिए चाहिए वो कहलाती हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें आप पहला मॉडल पढ़ेंगे। डीएनए आप पढ़ चुके हैं जो 2 नैनोमीटर का है। फर्स्ट मॉडल आएगा न्यूक्लियोसोम मॉडल, 10 नैनोमीटर फाइबर कहलाता है, 10 नैनोमीटर का ये मॉडल है। अब आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक धागा है, एक सिंपल सा थ्रेड, जैसे भी आप नॉर्मली स्टिचिंग में जो यूज करते हैं, एक सिंपल सा थ्रेड नीचे कर दीजिए सर। एक सिंपल का थ्रेड ले लीजिए जो 2 नैनोमीटर का है। अब इस थ्रेड में मान लेते हैं कि अगर गांठ लगा दी जाए तो इसका डायमीटर कितना आएगा, गांठ के हिसाब से डायमीटर आएगा इसका। ये लिख लिया आपने सारा? सर नीचे कर दीजिए। नीचे करना है ऐसे? सर ऊपर ऊपर करिए तो हमें नीचे का दिखेगा। क्लियर है? कर दो टर्न। यस सर। अब हम पहला मॉडल पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। 10 नैनोमीटर डायमीटर आएगा इसका। कैसे आएगा देखिए, ये डॉटेड लाइन डायमीटर के हिसाब से बनाई है मैंने। यहाँ पे एक बॉल है, इस अगर आप डायमीटर को देखोगे तो ये 10 नैनोमीटर है। ये बॉल है किसकी? ये हिस्टोन प्रोटीन की बॉल है। मैं रैंडमली 4 बना दे रहा हूं, बट बेसिकली इसको आप बोलेंगे तो इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या है, जो यहां से यहां तक जो बॉल बनी हुई है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यू। न्यू फॉर न्यूक्लियोसोम, NU लिखा जाता है। इसको बोलते हैं न्यू बॉडी। और दिस इज कॉल्ड कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी और कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ 8 molecules of histones या हिस्टोन प्रोटीन्स। क्योंकि 8 मॉलिक्यूल है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टामर। ऑक्टा फॉर 8 और सारे हिस्टोन है, सब जो रिपीट हो रहा है, MER, मर फॉर रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर, मोनोमर आपको पढ़ाया था मैंने। तो ये ऑक्टामर क्योंकि 8 मॉलिक्यूल्स हैं। और 8 कौन कौन से हैं? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे of each H2A, H2B, H3 and H4। H2A, H2B, H3 और H4। अभी आपको 4 दिख रहे हैं, बट आपको ये लाइन याद रखनी है, सबके 2-2 मॉलिक्यूल होंगे, सब हिस्टोन है, बट ये हिस्टोन के टाइप हैं। H2A, H2B, H3, H4, ये 4 हिस्टोन के टाइप है, सबके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो टोटल 8 मॉलिक्यूल्स का एक बॉल बनेगा। एंड उस बॉल को हमने नाम दिया है न्यू बॉडी, या इसको कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम हम बोलते हैं। क्लियर?
अब इस बॉल के ऊपर आपको डीएनए रैप करना है। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होती है, अभी हम लिख लेंगे लास्ट में, और डीएनए एसिडिक है, आप जानते ही हैं। तो एक बेसिक प्रोटीन के ऊपर एक एसिडिक डीएनए रैप हो सकता है। जब ये डीएनए रैप होगा तो रैप करते समय ये 1.75 टर्न कंप्लीट करेगा। मतलब आपको इस बॉल के ऊपर एक यहां से घुमा के यहां तक लाना है तो एक टर्न, फिर यहां से घुमा के और यहां से बाहर निकाल देना है, इधर से लाना है और इधर से निकाल देना है। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 1.75 टर्न हुआ। देखो मैं ऐसे बना दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये रैप कर रहा है, ये एक टर्न हो गया, ये दूसरा टर्न हो गया, और ये इधर से बाहर निकल गया। इस साइड से एंटर किया था, इस साइड से एग्जिट हो गया, है ना। एरो का मतलब ये इस बॉल के ऊपर एक डीएनए का टर्न हो गया, फिर ऐसे ये दूसरा टर्न आया और दूसरा टर्न कंप्लीट होने से पहले ये निकल गया। तो फिगर में तो शायद ज्यादा क्लियर नहीं बना सकते, आप याद जरूर करिएगा। ये जो भी कुछ ब्लू लाइन आपने बनाई है, ये लाइन क्या शो कर रहा है, दिस लाइन इज 1.75 टर्न ऑफ डीएनए। इसमें कितने बेस पेयर होंगे टोटल, हैविंग फिक्स है 146 बेस पेयर। जैसे टोटल बेस पेयर कितने हैं, 146, यहां से लेके सर इस पॉइंट एक्सक्यूज से मी लेके इस पॉइंट तक। बोलो। सर, पैकेजिंग में क्या हो रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए। पैकेजिंग में कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन आपको कैसे करना है, मान लीजिए आपके पास एक धागा है, आप उस धागे को एक छोटे से बॉल के ऊपर रैप कर दीजिए तो धागे की लंबाई कम हो जाएगी, है ना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यस सर। अगर मैं आपको एक धागा दे दूं, वो 10 मीटर का धागा है, अब आपको एक छोटे से स्ट्रक्चर में उसको लेके आना है, तो आप क्या करोगे, उसको आप किसी चीज के ऊपर गोल 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 लपेट दीजिए तो छोटा सा बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो हम यही कर रहे हैं, हम एक बॉल के ऊपर एक धागे को लपेट रहे हैं। बॉल किसका है, हिस्टोन प्रोटीन का है, जिसमें टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगी। कौन सी होंगी, उनके नाम भी मेंशन है। और उस बॉल को हम बोलते क्या है, न्यू बॉडी या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। उस बॉल का डायमीटर कितना है, 10 नैनोमीटर का। अब इस बॉल के ऊपर आपको डीएनए रैप करना है 1.75 टर्न। मतलब एक बॉल है, उस पर आपने ये डीएनए ऐसे घुमाया, फिर ऐसे ये दूसरा टर्न लिया और दूसरा टर्न यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से एंटर किया था, यहाँ से एग्जिट कर दिया। अगर यहाँ से निकाल के यहीं पे ले आते तो 2 टर्न हो जाते, लेकिन हम यहाँ से निकाल के और यहाँ से एग्जिट कर दे रहे हैं, एग्जिट कर दे रहे हैं, तो ये 1.57 टर्न होता है। नहीं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज की फॉर्म में याद कर लीजिए कि बॉल के ऊपर जितना डीएनए आएगा, बॉल यहाँ से शिफ्ट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डीएनए है, वो डीएनए कितना है, 1.75 टर्न है। और अगर हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो इसमें टोटल 146 बेस पेयर आएंगे। जितना डीएनए रैप होता है उसमें कितने बेस पेयर आते हैं, 146 बेस पेयर आते हैं। अब ये एक बॉल पे आपने रैप किया, फिर मान लीजिए यहाँ दूसरी बॉल होगी, उस पर भी आप ऐसे रैप करेंगे, तीसरी बॉल होगी उस पर भी रैप करेंगे, ऐसे करके आएगा। तो 2 बॉल के बीच में जो डीएनए आएगा, जो रैपिंग का पार्ट नहीं है, इस डीएनए को बोला जाता है, ये कहलाता है लिंकर डीएनए, जो लिंक करने का काम करता है। ये लिंकर डीएनए, ये अनरैप है, ये किसी बॉल के ऊपर रैप नहीं हो रहा है ना। अगर बराबर में बॉल भी आप रख दोगे क्लोज, तब भी एक बॉल के ऊपर रैप करके दूसरी बॉल पे ले जाओगे तो बीच में ऐसा डीएनए आएगा जो दोनों बॉल का पार्ट नहीं होगा। तो वो 2 डीएनए क्या कहलाता है, लिंकर डीएनए कहलाता है। इसमें बेस पेयर कितने आते हैं, वेरिएबल है, 50 to 60 बेस पेयर हो सकते हैं, 50 से 60। क्लियर। तो कोर में कितने आ रहे हैं ये फिक्स है ना, 145 गलत हो जाएगा, 147 गलत हो जाएगा, इट इज ऑलवेज 146। लेकिन यहाँ पे जो बेस पेयर का नंबर है वो 50 से 60 बेस पेयर का होगा। और ये जो आपने ब्लू लाइन बनाई है, एक्चुअली इस ब्लू लाइन का डायमीटर कितना था, ये 2 नैनोमीटर था, है ना। ये डीएनए ही तो है, डीएनए का डायमीटर कितना था, 2 नैनोमीटर। अब मान लीजिए 2 नैनोमीटर के आपने धागे को किसी बॉल पे लपेट दिया, तो अब आपको डायमीटर कितना मिलेगा, अब बॉल के हिसाब से मिलेगा ना, जितना बॉल का डायमीटर होगा उतना डायमीटर कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर एक धागे में बीच बीच में मान लीजिए गांठ लगा दी, तो डायमीटर जब आप मेजर करोगे तो किसका मेजर करोगे, गांठ के हिसाब से करोगे ना कि धागे के हिसाब से। तो अगर आप गांठ के हिसाब से मेजर करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 नैनोमीटर आ जाएगा। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल कहलाता है। सर हो रहा है, बोलो सर 14.6 हेलिक्स हो जाएंगी एक न्यूक्लियोसोम में।
14.6 हेलिक्स मतलब, हाँ अगर आप उसको पिच ऑफ द हेलिक्स में टर्न में ले जा रहे हो तो उतनी, यस वो अपनी जगह सही है कि हम 10 बेस पेयर से एक टर्न या एक कंप्लीट टर्न बनाते हैं जिसको पिच ऑफ द हेलिक्स बोला है। तो 14.6 हेलिक्स नहीं होंगी, 14.1 टर्न हो जाएंगे, है ना? और एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं तो 14.6 बेस पेयर टोटल हो जाएंगे। आप इसको इस फिगर से याद कर लो, आप जैसे चाहे वैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक तरीका है याद करने का, वो आप फिलहाल ये याद कर लीजिए। अब जब यही वाला स्ट्रक्चर आप सेल में देखोगे, है ना, क्योंकि ये सब सेल के अंदर हो रहा है। क्रोमोसोम आपको कम भी दिखाई देता है, मैंने बोला आपको कई बार बोला है, आपने पढ़ा भी होगा। प्रोफेज के लास्ट में क्रोमोसोम दिखने लगता है और इंटरफेज में क्रोमैटिन होता है। तो इसका मतलब है डीएनए में जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, मींस जब ये वाली स्टेज आएगी, तो ये स्टेज कहाँ पे आएगी? अर्ली प्रोफेज में। अगर आप प्रोफेज के शुरू में देखोगे तो कंडेंसेशन शुरू हुआ है और प्रोफेज के खत्म होने तक कंडेंसेशन पूरा हो जाएगा। तो ये पहली स्टेज कंडेंसेशन की है जिसको न्यूक्लियोसोम मॉडल बोला जाता है। तो एक्चुअली जब आप इसको बनाओगे तो ये कैसे बनेगा? ये इस तरीके से आएगा, जैसे ये धागा है, मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ। ये 1.75 टर्न हो गया, ये 1.75 टर्न हो गया, ऐसे आएगा। है ना? और ये रैप किस चीज पे कर रहा है? यहाँ जो बॉल होगी वो ये आएगी हिस्टोन का ऑक्टामर, इसी पे तो रैप होगा। एक्चुअली आपको ऐसे दिखाई देगा। तो अभी तो इस ब्लू लाइन का डायमीटर कितना था? 2 नैनोमीटर। बट अब जो डायमीटर आएगा वो किसका आएगा? एक्चुअली इसका आएगा। और ये डायमीटर कितना है? 10 नैनोमीटर है। तो जब आप इसको सेल में देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना? यहाँ पे जो रेड वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये सेम ऊपर जो बना हुआ है न्यू बॉडी या कोर जो आपने लिखा, है ना? और ये न्यू बॉडी के ऊपर आपने डीएनए को रैप करते चले गए यहाँ पे, है ना? जब आप डीएनए को रैप करेंगे तो जितना न्यू बॉडी के ऊपर आ रहा है वो कितना होगा? 1.75 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो ये न्यू बॉडी है और इसके ऊपर जो टर्न है वो ऐसे आएगा। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ये कनेक्टिंग है ये क्या है? ये लिंकर डीएनए है जो 50 to 60 बेस पेयर का है, वो भी आपने बनाया होगा। तो जब आप सेल में देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी, कर सकता हूँ? हाँ हाँ सर, करिए। बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, आपको ना अभी दोनों मैसेज मिल रहे होंगे, तो आप लोगों को ई काइट्स पे भी लिंक अपडेट हो रहा होगा और मैसेज के थ्रू भी आ रहा होगा। आ रहा है आपको सबको? यस सर। यस सर। कल से मैसेज आने बंद हो जाएंगे, ई काइट्स पे ही अपडेट होगा ओनली, ठीक है? अगर किसी का ई काइट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो मेरे को कॉल कर सकता है, ठीक है? सबके पास नंबर होगा मेरा, ठीक है? और एक आपका में भी हो सकता है आज या अभी हो जाएगा या फिर कल मॉर्निंग तक अपडेट हो जाएगा। ई काइट्स में आपके 4 फॉर्म आएंगे, 4 फॉर्म आएंगे आपके फीडबैक के लिए, टीचर्स वाइज, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज आएंगे आपको। एक जनरल होगा, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का होगा, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है? तो आपको वो सभी को भर के सबमिट करना है। ई काइट्स पे जहाँ पे नोटिफिकेशन आती है वहां पे होंगे 5 फॉर्म्स, ठीक है? अभी हो जाएगा या फिर कल मॉर्निंग में हो जाएगा, तो सबको भर के देना है वो। ओके सर। चलो ठीक है बस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सो ये ब्लैक वाला छोड़ के बाकी जितना मैं आपको बता रहा था ये आया। ये डिटेल स्ट्रक्चर है। ये छोटी छोटी बॉल रेड कलर की, एज यूजुअल न्यू बॉडी हैविंग 1.75 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो यहाँ लिखा हुआ है। 2 न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो आएगा वो लिंकर डीएनए आएगा, वो बना दिया गया। अब क्योंकि आपने इस ब्लू लाइन का डायमीटर ये डीएनए का अगर है तो ये 2 नैनोमीटर है, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब जब आप डायमीटर मेजर करेंगे तो ये बीच बीच में गांठ लगी है, तो गांठ के हिसाब से डायमीटर आएगा। तो एक्चुअली इसका डायमीटर अब कितना हो गया? 10 नैनोमीटर हो गया। तो हम 2 नैनोमीटर से कहाँ पहुंच गए? 10 नैनोमीटर पे पहुंच गए। तो उसके हिसाब से ये चीज कंप्लीट हो गई। जब इसको, ये तो मॉलिक्यूलर लेवल का कंसेप्ट हो गया।
अब इसी चीज को अगर आप सेल साइकिल के हिसाब से पढ़ रहे होते, इसी चीज को अगर आप सेल में स्टडी कर रहे हैं, तो सेल में आपको ये कैसा दिखाई देगा, ये बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे एक धागे में मोती पिरो दिए गए थोड़ी थोड़ी दूर पे, ये बीट्स हैं और ये पतला सा जो धागा है वो स्ट्रिंग का काम कर रहा है। इसको जब आप स्टेन करोगे तो क्योंकि यहाँ पे डीएनए ज्यादा है, 1.75 टर्न है, तो ये डार्क स्टेन होगा। और जहाँ पे डीएनए 50 to 60 बेस पेयर का आ रहा है तो ये लाइटली स्टेन्ड होगा। सेल के टर्म में इनको बोला जाता है, जो डार्क स्टेन बॉडी होती है वो क्रोमोमियर कहलाती हैं, और जो लाइट स्टेन सेक्शन आता है वो क्रोमोनिमा कहलाता है। तो सेल के हिसाब से टर्म क्या आते हैं, फिजिकल बेसिस पे टर्म क्या आते हैं, क्रोमोमियर और क्रोमोनिमा। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या टर्म आएगा, न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए। दोनों चीजें पैरेलल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप देखोगे तो आपको केवल क्रोमोनिमा और क्रोमोमियर दिखाई देगा, और जब आप केमिस्ट्री में इसका टेस्ट करोगे तो आपको न्यू बॉडी, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और लिंकर ये सब मिलेगा। जब आप माइक्रोस्कोप को बहुत नीचे तक लेके जाओगे तो ये स्ट्रक्चर दिखना बंद हो जाएंगे, और अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ये पैरेलल है कि जैसे हमारी बॉडी बाहर से दिख रही है तो हमें पता है कि इसके अंदर लंग्स होगा, यहाँ पे स्टमक होगा, यहाँ पे किडनी होगा, हालांकि बाहर से नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आपने किडनी को स्टडी किया तो बाहर से आपको जो स्ट्रक्चर था वो नहीं दिखाई देगा। एट ए टाइम एक ही काम कर सकते हो, या तो बाहर से देख लो या अंदर से देख लो। ऐसे यहाँ भी है। अगर हम फिजिकल बेसिस पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से स्टेन करके देखेंगे सेल के हिसाब से, तो टर्म यूज होते हैं क्रोमोमियर और क्रोमोनिमा। क्योंकि जो डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर है वो क्रोमोमियर, निमा मतलब थ्रेड होता है, जो धागे जैसा दिखाई देगा वो क्रोमोनिमा। ये लाइट स्टेन होगा क्योंकि डीएनए का अमाउंट यहाँ पे कम है, ये डार्क स्टेन होगा क्योंकि डीएनए का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है। ये 50 बेस पेयर है, ये 146 है, लगभग 3 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डार्क स्टेन है, ये लाइट स्टेन। अब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जब इसको पढ़ोगे तो जहां पे डार्क स्टेन क्रोमोमियर है वहां जो स्ट्रक्चर होगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, और जहां पे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वहां जो आ रहा है वो लिंकर डीएनए कहलाता है। क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है वो एक डीएनए थ्रेड को हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा के अंदर ये क्रोमोमियर और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक डीएनए थ्रेड कहलाएगा, है ना। डीएनए थ्रेड का मतलब है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम डीएनए थ्रेड बोलते हैं, या टेक्निकली वो क्रोमोनिमेटा कहलाता है। ऊपर कर लीजिए सर। हाँ, ऊपर करना है सर, ऊपर कर लीजिए। जस्ट अ मिनट। बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग, ये लास्ट वर्ड है, ये आप याद रखिएगा। एनसीईआरटी में एक इमेज भी बनी हुई है, आप चाहें तो एनसीईआरटी से स्टेन करके कैसे दिखाई देता है वो भी देख सकते हैं। ये तो मैंने सर, ये आपने एन यू बॉडी क्या लिखा है? न्यू बॉडी मतलब? न्यू बॉडी के ऊपर लिखा है ना, न्यूक्लियोसोम। ओके सर, न्यूक्लियोसोम। हमको न्यू बॉडी कहते हैं, न्यू स्टैंड फॉर न्यूक्लियोसोम। हो गया। अगर आपको कलर दिखाई दे रहा है तो मैंने जो ब्लैक से लिखा है वो फिजिकल यानी सेल्यूलर लेवल पे चीजें हैं, जो ब्लू और रेड से लिखा हुआ है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है। पढ़नी आपको दोनों ही चीजें। क्रोमोमियर, क्रोमोनिमा, क्रोमोनिमेटा, ये टर्म सेल के होते हैं, सेल के हिसाब से, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से। न्यूक्लियोसोम, लिंकर डीएनए, 1.75 टर्न, हिस्टोन प्रोटीन, ये सारी जो चीजें हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल पे आप पढ़ते हैं। ये हो गया क्लियर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। थोड़ा सा रह गया सर। चलो बना लो। 5 मिनट्स में मैं चाह रहा था ये कंप्लीट हो जाए। हो गया। यस सर। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हिस्टोन्स प्रोटीन बेसिक होती हैं, नोट डाउन कर लीजिए डायरेक्टली। एक पॉइंट लिख लीजिएगा जो हिस्टोन्स हैं इनके बारे में। हिस्टोन आर बेसिक प्रोटीन
इनके बेसिक प्रोटीन क्यों है? क्योंकि जो आपने बेसिक अमाइनो एसिड्स पढ़े होंगे, अमाइनो एसिड्स में एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। तो ऐसी प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे, तो इसलिए इनका केमिकल नेचर बेसिक हो जाएगा, रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स। और एक्चुअली ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। तो अगर किसी प्रोटीन के अंदर बेसिक अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे तो वो बेसिक प्रोटीन कहलाएगी, अगर एसिडिक अमाइनो एसिड्स होंगे तो वो एसिडिक कहलाएगी। ये हानिया ने इतना सब क्या लिखा हुआ है? जो भी लिखा है वो सही लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या था? ये 5 टाइप्स की होती हैं। अभी मैंने 4 लिखे थे, एक H1 नहीं लिखी थी, कोई बात नहीं, H2A लिखा था, H2B लिखा था, H3 लिखा था और H4 लिखा था। टोटल 5 टाइप की होती हैं। H1 का रोल क्या है अभी हम देखेंगे उसको भी। और तीसरी चीज ये याद रखिएगा कि बेसिक नेचर यानी पॉजिटिवली चार्ज, तो इनका जो पॉजिटिवली चार्ज एंड होगा, डियर पॉजिटिवली चार्ज्ड ends are directed outside, बाहर की तरफ होते हैं, so that they attract negatively charged DNA. DNA नेगेटिवली चार्ज है, एसिडिक। प्रोटीन बेसिक है, पॉजिटिवली चार्ज। जब आप प्रोटीन बनाओगे तो प्रोटीन का जो भी स्ट्रक्चर आएगा उसमें पॉजिटिव एंड्स बाहर की तरफ आएंगे, सो दैट वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अपने ऊपर रैप करा सके, और 1.75 टर्न हैविंग 146 बेस पेयर उस पर रैप हो जाएगा। इस तरीके से ये हिस्टोन के बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब 5 मिनट्स और तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का लेवल, अब इसमें H1 का रोल क्या है? H1 का रोल एक्चुअली ये आता है, जैसे आप जब ये स्ट्रक्चर बनाओगे, मान लीजिए मैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल्स ले लूं और उस पर मैंने ये धागा लपेटना शुरू किया। अगर मैं गांठ नहीं लगाऊंगा तो ये खुल जाएगा, कोई इसमें बॉन्डिंग तो हो ही नहीं रही। कोई ऐसा तो है नहीं कि डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ जब जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैट बॉन्ड होगा, नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन दोनों आके जुड़ गए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रोकेगा कौन इसी स्ट्रक्चर में? तो एक यहाँ पे H1 प्रोटीन भी होती है। H1 प्रोटीन कहाँ होती है? आप यहाँ ऐसे बना सकते हैं, ये अलग से, ये इसको जोड़ने का काम करती है, मतलब सील कर देगी, गांठ लगाने का काम कर रही है। और ये अकेली है, इसके 2 मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, ये न्यूक्लियोसोम के कोर से बाहर होती है। दिस इज H1 प्रोटीन, ये 1 मॉलिक्यूल है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H1 है, ऐसे आप चाहें तो यहां भी बना सकते हैं। ये H1 है जो इसको रोकने का काम कर रही है, जिससे ये ना खुले। तो एक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का भी क्वेश्चन है कि हिस्टोन के ऑक्टामर में कौन सा हिस्टोन नहीं होता, या न्यू बॉडी के अंदर कौन सा हिस्टोन नहीं होता? तो उसका आंसर होगा H1। H1 मॉलिक्यूल न्यू बॉडी का पार्ट नहीं है, न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, लेकिन H1 होगा। और H2A, H2B, H3, H4 इनके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे और हिस्टोन का ये ऑक्टामर बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद सर, हाँ सर H1 हिस्टोन का तो पार्ट है लेकिन न्यूक्लियोसोम का नहीं है। हाँ, ये इससे बाहर है। इसका रोल क्या है? सेकंड वाले में देख लो, इसमें भी एक बार आपको समझ में। सेकंड वाला जो मॉडल है वो सोलेनाइड मॉडल कहलाता है। हम न्यूक्लियोसोम तो पढ़ ही रहे हैं, अभी जो मैं आपको बना रहा हूँ सोलेनाइड मतलब स्प्रिंग हो गया, और ये 30 नैनोमीटर का है। अब इसका डायमीटर और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? अब आपको क्या समझना है कि एक धागा जिसमें छोटी छोटी गांठ लगी हुई है,
तो एक गांठ लगे हुए धागे की स्प्रिंग बनानी है, तो अब स्प्रिंग का डायमीटर आ जाएगा, है ना। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये धागा था, ये डायमीटर, ये धागा है, ये स्प्रिंग है। सोलेनाइड आप फिजिक्स में भी पढ़ते ही हैं। यहाँ पे छोटी छोटी गांठ लगी हुई है, ये न्यूक्लियोसोम है, इस तरीके से, और एक सर्किल के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम आएंगे, फिक्स है। तो गांठ लगे धागे की स्प्रिंग बनानी है, तो अब आप मान लीजिए कि जो डायमीटर है वो किसका हो जाएगा, स्प्रिंग के हिसाब से हो जाएगा। मतलब ये जो टोटल डायमीटर है ये कितना है, ये 30 नैनोमीटर का है, इसीलिए इसको सोलेनाइड बोल दिया गया। ये क्या कहलाएगा यहां से यहां तक, ये एक कॉइल है, स्प्रिंग का एक कॉइल है। ईच कॉइल ऑफ सोलेनाइड मतलब स्प्रिंग हैज 6 न्यूक्लियोसोम। 6 न्यूक्लियोसोम को मिला के एक कॉइल बनेगी, और ऐसी n नंबर ऑफ कॉइल की आप स्प्रिंग बना दीजिए, तो ये 30 नैनोमीटर का डायमीटर ले लेगा। मतलब इस स्प्रिंग का 30 है, इस न्यूक्लियोसोम का 10 है, और इस न्यूक्लियोसोम पे जो ये ब्लू लाइन डीएनए की बनाओगे वो 2 नैनोमीटर की है। तो 2 से पहले हम 10 पे गए, अब 10 से हम 30 पे निकल के आ गए। और यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए H1 मॉलिक्यूल देता है। इसको आप बड़ा करके बनाओगे तो क्या होगा, मान लीजिए मैं एक कॉइल बना दूं, ये एक कॉइल है फॉर एग्जाम्पल। अब ये एक कॉइल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें न्यूक्लियोसोम कितने आएंगे, 6। ये 6 न्यूक्लियोसोम हो गए। अब मान लीजिए आप इस पर डीएनए रैप कर रहे हैं, तो कैसे होगा, डीएनए इस तरीके से रैप होगा। हम अगर यहां से शुरू करते हैं तो लाइक दिस, ये हो गया, फिर ये लिंकर डीएनए ऐसे आ गया, फिर ये लिंकर डीएनए ये रैप हो गया, ये 1.65 हो गया, ये 1.75, सॉरी ये 1.75, और ये ऊपर निकल गया, और ये लाइन पीछे से थी। तो इस तरीके से ये कॉइल होता चला जाएगा और सोलेनाइड बन के तैयार हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट। अभी हमने यहां से यहां तक का जो डायमीटर लिया है ये 30 नैनोमीटर लिया है। यहाँ पे H1 का रोल आता है ना, H1 प्रोटीन का रोल यहीं पे आएगा। ये इसको ना खुल पाए इसलिए यहाँ पे H1 मॉलिक्यूल आएगा। ये इसीलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि न्यूक्लियोसोम और सोलेनाइड के लिए जो प्रोटीन है वो कौन सी है, हिस्टोन, हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और इसके ऊपर जो भी आएगा उसमें नॉन हिस्टोन, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं आएगा। फिर ऐसे है, ये जो ग्रीन से बना हुआ है वो H1 है। H1 को आप सील करने का काम कर रही है, या प्लग करने का काम कर रही है, प्लगिंग प्रोटीन कहते हैं। ये हमारा डीएनए था, डीएनए का डायमीटर कितना था, 2 नैनोमीटर। फिर ये हमारा सोलेनाइड बना, सॉरी न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना था, 10 नैनोमीटर। और फिर ये सोलेनाइड बन गया तो उसका डायमीटर कितना हो गया, 30। अब और कॉइल होता चला जाएगा तो और लेवल आते जाएंगे, बट वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। इस सोलेनाइड में आपको पूरी बात केवल ये याद रखनी है कि सोलेनाइड के एक टर्म के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, और सोलेनाइड बनाने के लिए हमें H1 प्रोटीन चाहिए। न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए H1 का रोल नहीं है, वहां पे 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4 मिला के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑक्टामर चाहिए। अब इसके आगे के भी पैकेजिंग लेवल हैं, बट वो हमें पढ़ने नहीं है। और फाइनली एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आएगा जो ऑलरेडी आप सेल में पढ़ चुके हो। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है, सैटेलाइट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं, 2 डीएनए के थ्रेड होते हैं, काइनेटोकोर की प्लेट होती है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो दिया हुआ है सेल वाले चैप्टर में, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। उसमें हमें सिर्फ 2 लेवल पढ़ने थे, न्यूक्लियोसोम लेवल और सोलेनाइड लेवल। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा
सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कैसे प्रूव करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कोई डाउट? सर आपने बताया था सर एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है एक पिच में। हाँ, हेलिक्स के एक टर्न में 10 बेस पेयर हैं। तो सर जो हम उस पर रैप कर रहे थे 1.75 टर्न, तो वो सर कौन सी टर्न्स थी? वो तो फिर आपको और लेवल के टर्न लेनी है। सबसे पहले आपने एक हेलिक्स बनाया, ऑलरेडी एक हेलिक्स आपके पास है ना। जैसे मान लीजिए पोनी बनाते हैं तो उसमें 3 पार्ट में आपने हेयर को डिवाइड किया और एक के अंदर गूंथ लिया, वैसे आपने 2 धागे से लेके मान लीजिए स्प्रिंग बना ली, तो वो तो आपके पास हेलिक्स हो गया। अब इस स्प्रिंग को आपको एक बॉल के ऊपर रैप करना है, तो न्यूक्लियोसोम आएगा। अब स्प्रिंग के ऊपर जो मतलब बॉल पे आपने जो स्प्रिंग रैप की है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको एक स्प्रिंग फिर से बनानी है, और ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंग के एक गोले के अंदर ये बॉल्स आनी चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ओके अब सर। स्प्रिंग को भी मोड़ दो तो और लेवल बनते चले जाएंगे। तो सर हम उस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते थे ना सर 146 बेस पेयर कैसे आए? वो तो फिक्स है, उतने ही आएंगे। अगर आपको लगे कि मुझे टर्न पता करने हैं तो ठीक है, एक बेस पेयर में टर्न होते हैं तो 14.6 टर्न कंप्लीट हो गए, आपने बोल दिया। ओके सर। हम एक ही जैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जब चीजें पढ़ते हो तो हम जो छोटा होता है उसको पढ़ते हैं, बड़े पे कितने होंगे भाई, ठीक है, आप न्यूमेरिकली मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए या डिवाइड करके निकाल लीजिए, ज्यादा से कम या कम से ज्यादा जो आप चाहें वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर वही आएगा, उसमें कोई गलती नहीं आएगी। सर तो जब हिस्टोन पे 1.75 टर्न ले रहे थे सर, वो कौन से टर्न थे? वो टर्म तो आपने डीएनए के बनाए हैं, मतलब ऑलरेडी डीएनए जो हेलिक्स है, ऑलरेडी जो हेलिक्स है उस हेलिक्स को आपने बॉल के ऊपर रैप किया 1.75 टर्न में। एक हेलिक्स का भी टर्न बना, ओके। जैसे एक रस्सी आती है मार्केट में, उसमें 3 होते हैं पार्ट, अगर आप रस्सी को उल्टा खोलोगे तो उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। वो आप मान लीजिए डबल की जगह ट्रिपल हेलिक्स बोला जाता है, तो एक ट्रिपल हेलिक्स है। अब आप कि रस्सी को भी आप मोड़िए, रस्सी में पहले गांठ लगाइए, तो रस्सी में गांठ लगा दोगे तो न्यूक्लियोसोम मॉडल बनके तैयार हो जाएगा, जो आपने बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग बनाया। अब जो ये गांठ लगी रस्सी है, इसको अगर आप स्प्रिंग के जैसे कॉइल करिए तो ये सोलेनाइड बन जाएगा। सोलेनॉइड बन जाएगा, ठीक है सर। तरीके से अब ये सोलेनाइड बन गया। अब मान लीजिए स्प्रिंग को मैं ए शेप में ले आऊं, ऐसे बनाऊं, और फिर मैं ऐसे बना दूं, ये यू शेप हो गया, वी हो गया, जे हो गया। कभी आपने आयरन का स्क्रैप देखा हो मार्केट में, तो जैसे वो आता है ना, स्क्रैबर आता है बर्तन साफ करने वाला, यहाँ क्या स्क्रैबर आता है, वो स्प्रिंग लाइक होता है और वो मुड़ा हुआ बॉल जैसा बना के दे देते हैं आपको। जूना जूना, यस हाँ सर, जूना। देखा। तो इस स्प्रिंग को अगर आपने एक बंच बना के मोड़ दिया तो ऐसे ही फिर इसके आगे के लेवल बन जाएंगे, इसके फोल्ड आ जाते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं। ओके सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। फिलहाल के लिए इतना ही, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।